हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्वेश्चंस। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज डायरेक्ट मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। पता नहीं वाईफाई में प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो आइए ऐसे ही अपने वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पूरे वीडियो को आप लोग देखें। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए, आपको क्वेश्चन का स्तर सही लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं? किस भाग में शामिल किए गए हैं? भाग प्रथम में, भाग द्वितीय में, या भाग तीसरे में, या चौथे भाग में? तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 2 में। आपको मैंने कल ही बताया था कि पहले भाग में भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो भाग दूसरे में नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, और भी बता देता हूँ, भाग तीसरे में पहले भाग में आपको संघ राज्य क्षेत्र और पहले भाग में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरे में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नागरिकता से संबंधित प्रावधान। तीसरे में देखेंगे मूल अधिकार और चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, यह प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, या 2 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, या बहुनागरिकता का प्रावधान है, या इनमें से कोई नहीं, ये हम लोग देखेंगे। तो इसका उत्तर आप लोग को आ रहा हो तो जल्दी से दीजिए, और यदि नहीं आ रहा हो तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग कमेंट करके दीजिए जल्दी से इसका उत्तर। चलिए ठीक है, अब इसका उत्तर जान लेते हैं। तो भारत के संविधान ने भारत में एकल प्रकार की नागरिकता दी है, का प्रावधान किया है। कैसे एकल प्रकार की नागरिकता का मतलब क्या? यानी हमारे यहाँ राज्य और केंद्र दोनों में अलग अलग प्रकार की नागरिकता नहीं है, बल्कि एक ही नागरिकता है, पूरे भारत के लिए एक नागरिकता। जबकि अमेरिका में यदि आप देखेंगे तो ये दूसरे ऑप्शन को, ये वहाँ पे ऐसे प्रावधान किया गया है दोहरी नागरिकता का। तो दोहरी नागरिकता में क्या है, आपको केंद्र के जो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी, और जो राज्य की गवर्नमेंट होती है उनकी, दोनों की नागरिकता आपको लेनी होती है। यानी केंद्र की भी नागरिकता और राज्य की नागरिकता भी लेनी होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तीसरा प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यानी क्या क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? पहला तरीका जन्म द्वारा, दूसरा देशीकरण द्वारा, तीसरा किसी नए भूभाग के किसी नए भूभाग के सम्मिलन मीन्स मिला लेने से, सम्मिलन द्वारा, या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा, आपको मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात सभी। यानी अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है 1947 के बाद से, ठीक है, भारत में जन्म ले रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। दूसरी बात कि यदि कोई बच्चा है, उसके माता पिता, दादा दादी या नानी नाना में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो तो वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरी चीज़ है कि किसी नए भूभाग के सम्मिलन द्वारा, मान लीजिए कोई नया भूभाग है, कोई मान लीजिए हमने पाकिस्तान में जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो क्षेत्र है, यानी हमारा जो क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसको हम लोग अपने में सम्मिलित करते हैं, तो वहाँ के नागरिक अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरे ऑप्शन का मतलब हुआ। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत
किस देश ने स्वीकार किया है? यानी दोहरे नागरिकता मीन्स दो दो नागरिकताएं किस देश ने स्वीकार किया? बांग्लादेश ने, जापान ने, भारत ने, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। यदि आपको अभी दूसरा या पहला ही प्रश्न का उत्तर आपको अभी मैंने जो बताया वो सही से याद होगा तो इस प्रश्न को आप तुरंत सही कर लेंगे। दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो डी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ भी एकल एकल नागरिकताएं हैं, यानी पूरे देश की केवल एक नागरिकता आपको लेनी होती है। लेकिन अन्य संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको दो नागरिकताएं लेनी होती है। एक नागरिकता, पहली नागरिकता तो केंद्र की होगी, दूसरा राज्यों की होगी। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में आपको सीधा सीधा मिला गया अब ये प्रश्न। आइए देखते हैं। संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, पूछा जा रहा है पांचवें प्रश्न में कि संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? कहाँ है? अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 1 से 4 में, 12 से 35 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन लगभग ऐसे ही मिलता जुलता कई बार करवाया है, लेकिन नागरिकता से संबंधित ये पहला प्रश्न है कि इस प्रकार का नागरिकता में कह रहा है कि संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस में है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत का संविधान है उसमें नागरिकता का प्रावधान ए अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? 5 से 11 में। और 1 से 4 में क्या किया गया है? 1 से 4 में क्या किया गया है ये बताइए आप लोग। मैंने इसको बार बार आप लोगों को बताया है, फिर आप लोग बताइए क्या किया गया है। 1 से 4 में किया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। उसका राज्य क्षेत्र यानी कोई जो हमारा संघ है और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तृत है इस बारे में जानकारी सारी दी गई है 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक में। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता, 12 से 35 तक जो मूल अधिकार हैं उसके बारे में वर्णन है, और 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिनको हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। छठवें प्रश्न को देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता से संबंधित नियमों और कानूनों को नियत करने यानी बनाने करने में कौन सक्षम है? निम्नलिखित 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें नागरिकता से संबंधित कानूनों और नियमों को बनाने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा या फिर संसद? आप लोग उत्तर दीजिए इसका भी, इसका उत्तर दीजिए। कौन ऐसे सक्षम है कानून बनाने में? किससे? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने में कौन सक्षम है? तो आपको आंसर हो जाएगा डी अर्थात संसद जो हमारी है वो नागरिकता से संबंधित नए कानून बना सकती है, पुराने कानूनों को रद्द कर सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको ये प्रश्न बड़े अच्छे लेवल का प्रश्न है। आपको देखते हैं क्या है 7वां प्रश्न। संविधान निर्माण से पूर्व किस रिपोर्ट ने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया है? यानी वो कौन सी एक रिपोर्ट थी जिस रिपोर्ट ने मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का समर्थन किया था? जेबीपी रिपोर्ट यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, या नेहरू रिपोर्ट, या अशोक मेहता रिपोर्ट, या एमएल सिंघवी रिपोर्ट? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट। सबसे पहले 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसको तैयार करने का काम जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। उन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई और नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया था। ठीक है, जबकि बाकी ये जो जेबीपी रिपोर्ट है ये बनी थी भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन से संबंधित, जिसमें इसने भाषा के आधार पर अलग राज्य गठन की मांग को खारिज कर दिया था। दूसरी चीज़, अशोक मेहता और एमएल सिंघवी की रिपोर्ट ये जो हैं ये दोनों की दोनों संबंधित हैं, पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित हैं ये दोनों रिपोर्ट, पंचायती राज से संबंधित है। 8वां प्रश्न आइए देखते हैं। 8वां प्रश्न है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है।
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को जो लागू कराने की, जो करने की शक्ति हो किसके पास है? राष्ट्रपति के को, न्यायालय को, संसद को या राज्य विधानसभा को? आप लोग इसका उत्तर दीजिए और मुझे लगता है कि आप लोग इसका सही उत्तर देंगे। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, न्यायालय के पास, संसद के पास या राज्य विधानसभा के पास? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, सीधा सा उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात न्यायालयों के पास है। यदि किसी कारण से संविधान द्वारा मौलिक अधिकार जो हैं उनको लागू नहीं किया जा रहा, तो उनको लागू कराने की जिम्मेदारी और जो है अधिकार किसके पास है? बी, अर्थात न्यायालयों के पास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, न्यायालय। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं? वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य हैं, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। यानी मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो उसके लिए क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? क्या उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं? यदि कोर्ट में जाएंगे यानी वाद योग्य होगा। अगर वाद योग्य नहीं है तो हम कोर्ट में जाके भी उसको लागू नहीं करवा सकते। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मौलिक अधिकार हैं, क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात वाद्य योग्य। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि इसके तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 में लिखा हुआ है कि इसके तहत सीधे आप इसके सीधे आप जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वहाँ जा सकते हैं। अगला प्रश्न 10वां देखते हैं। आपातकाल में भी किन दो मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अगर आपातकाल भारत में लागू हो या देश के किसी क्षेत्र विशेष में लागू हो, तब भी किन ऐसे कौन से दो मौलिक अधिकार हैं जिनको निलंबित या ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, या उनको रोका नहीं जा सकता, वो हमेशा लागू रहेंगे? तो आइए उत्तर देख लेते हैं। मौलिक अधिकार 14 से 17, 14 और 17 को, मौलिक अधिकार 15 और 18 को, मौलिक अधिकार 19 और 21 को, या मौलिक अधिकार 20 और 21 को। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात मौलिक अधिकार 20 और 21। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे इन दोनों मौलिक अधिकारों में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि इनको हम निलंबित या इनको रोक नहीं सकते। तो जो अनुच्छेद 20 है उसमें लिखा हुआ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है किसी भी काम के लिए जब तक कि अपराध उसका सिद्ध ना हो जाए। तो ये लिखा हुआ है 20 में। और 21 में अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी इसका मतलब है इंग्लिश में अगर देखें तो इसको देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी उसके जीवन की और उसके जो पर्सनल उसकी स्वतंत्रता है उसकी बात है। तो इन दोनों को किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, चाहे आपातकाल ही लागू क्यों ना हो, ठीक है। बाकी के साथ जैसे अनुच्छेद 19 है तो इसमें क्या है? वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी आपके जो है जो आपका राइट टू फ्रीडम है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये अनुच्छेद 19 में आती है। अनुच्छेद 14 में क्या आता है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी विधि के सामने जो है सब समान होना। 17 में क्या है? 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उसका अंत किया जाएगा। 15 में, अनुच्छेद 15 में कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर उसके साथ किसी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी जो अंग्रेजों द्वारा ढेरों प्रकार की उपाधियां दी गई राय बहादुर टाइप की, तो उन सारी उपाधियों का अंत किया जाता है और अब केवल उपाधियां 2 प्रकार की प्राप्त कर सकते हैं। एक उपाधि जो होगी वो शिक्षा से संबंधित होगी, डॉक्टरेट की उपाधि वगैरह। दूसरी जो उपाधि होगी वो होगी सेना किससे संबंधित, जैसे कर्नल की उपाधि या और जो उपाधियां हैं वो। बाकी और सारी उपाधियां समाप्त की जाती हैं। और साथ ही यदि आपको विदेश से किसी प्रकार की कोई उपाधि दी जाती है तो भारत सरकार से कंसर्न करने के बाद ही आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं?
ये प्रश्न आपको छोटे एग्जामों में डायरेक्ट ऐसे ही मिल जाता है, अब जबकि बड़े एग्जामों में ऐसे तो नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा उसी कुछ घुमा कर देंगे। तो ये वनडे एग्जाम के लिए बढ़िया प्रश्न है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं बताइए? 11 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार, 8 मौलिक अधिकार या 6 मौलिक अधिकार? तो आपको मैं बता दूं कि अभी इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको आ रहा हो तो दीजिए, अदरवाइज मैं दे रहा हूं। तो अभी वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो हमारे पास है 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और जब भारत का संविधान लागू किया गया था तब टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन उसमें से जो एक मौलिक अधिकार था वो उसका नाम था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू वेल्थ। इसको जो है ख़त्म कर दिया गया है, अभी हटा दिया गया है 1978 में। कब हटाया गया? 1978 में, तब से ये हटा दिया गया है। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी हमारे पास केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। ओके, अच्छा, इसमें ये भी हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है वो समता का अधिकार है। समता का अधिकार, यानी समता को बोलते हैं इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स बराबरी का अधिकार, यानी इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। इसके बाद दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि तीसरा जो वो है, तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। और अगला जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला जो चौथा है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, पांचवा जो अधिकार है वह संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो संस्कृत मीन्स कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, तो ये है 5वें नंबर पे। और छठा और अंतिम है जो छठा और अंतिम जो मौलिक अधिकार है आपके पास वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संविधान द्वारा कई सारे उपचार बताए गए हैं कि क्या क्या करना चाहिए किस परिस्थिति में। वो अंतिम और छठवां हमारे पास इस समय हमारे पास वो है। जबकि जो 7वां मूल अधिकार था वो हमारे पास था संपत्ति का अधिकार, जिसको समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। कब समाप्त किया गया? तो वो समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, 1978 में। ठीक है, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्य क्षेत्र में घूमने या बस जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? यानी किस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने और बस जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है हमको? तो ये हम देख लेते हैं। भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने और घूमने का अधिकार जो हमें प्राप्त है वो प्राप्त है किसके तहत? अनुच्छेद 15 के तहत, 16 के तहत, 17 के तहत या 19 के तहत। अभी हमने देखा कि 15 में हमने देखा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 16 में देखना है नियोजन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी जो सरकारी नौकरियां वगैरह मिलती हैं उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबरी के साथ उसमें लिया जाएगा। 17वां हमने देखा अस्पृश्यता का अंत किया गया 17 में। और 19 में हमने देखा वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने और बस जाने का उसको अधिकार है। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, उनको बता देता हूँ आपको, और आप लोग उसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए और सुनना चाहें सुन लीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
अनुच्छेद 19 में कई सारी चीज़ों का वर्णन है। पहली चीज़ ये कि वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। दूसरा, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, मतलब किसी प्रकार के आयुध का, मतलब किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के बिना शांतिपूर्वक तरीके से आपको सम्मेलन करने का भी अधिकार है। तीसरी चीज़ ये लिखा है कि संगम या संघ बनाने का, सहकारी समिति बनाने का आपको अधिकार है। क्या आप संगम बना कर सकते हैं? संगम मीन्स कई सारे लोगों के साथ मिलकर आपस में बैठक कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कोई सहकारी समिति बना सकते हैं, इसका अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आपको जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण का अधिकार, जो ये लिखा हुआ है, सर्वत्र अबाध रूप से घूमने संचरण करने का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, ये इसी में है। और इसके अलावा अंतिम जो है 19 में, वो है कि कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार आपके पास अनुच्छेद 19 के माध्यम से ही ये शक्ति भी आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? जो मूल अधिकार हैं उनको संविधान के किस भाग में रखा गया है? अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया है, आप लोग इसको जो है बताइए किस भाग में रखा गया है मूल अधिकारों को। मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 5 में या भाग 6 में? इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, किस भाग में रखा गया है मूल अधिकारों को? तो मूल अधिकारों को भाग 3 में रखा गया। अभी मैंने जस्ट बताया कि पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता। तीसरे भाग में क्या है? मूल अधिकार, ठीक है। तीसरे में मूल अधिकार को रखा गया है, ठीक है। और आप और बताइए चौथे और पांचवें में, आप लोग कमेंट करके इसमें बताएंगे कि चौथे और पांचवें जो भाग हैं भारत संविधान के, उसमें क्या क्या रखा गया है, ठीक है। चौथे और पांचवें भाग में क्या क्या रखा गया है ये भी आप लोग बताएंगे बाद में कमेंट करके। इसके अलावा आप जो है देखते हैं अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो प्राप्त है वो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 19 द्वारा, अनुच्छेद 20 द्वारा, अनुच्छेद 21 द्वारा या अनुच्छेद 21 का द्वारा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए कि किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब मैं आपको बता दूं ये कब से लागू हुआ अनुच्छेद, ये जो है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा लागू किया गया है। कब से? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा लागू किया गया है, ठीक है। ये 2002 में लागू किया गया है। आपको याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया है? 2002 से 86वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अभी आप बहुत सारी देखते हैं चीज़ें स्कूलों में लागू हैं, बच्चों को जाना ही है पढ़ने, निःशुल्क तरीके से उनको जो है सामान दिया जाता है, जैसे खाने की व्यवस्था हो गई दोपहर में, मिड डे मील। इसके अलावा आप उनको देखेंगे जूते दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, ड्रेस यानी, और किताबें भी, बैग भी, सारा कुछ उनको दिया जाता है। ये सब इसी के तहत हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं अगला 15वां प्रश्न देख लेते हैं। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त है? जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उसको किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त है, बताइए आप लोग। निजता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 21 के तहत या अनुच्छेद इसके अलावा अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो निजता का अधिकार किसके तहत आता है? तो वो आता है, आप लोग को आता हो तो बताइए, कमेंट करके बताइए किसके तहत है निजता का अधिकार। अदरवाइज इसको देख लेते हैं कि निजता का जो अधिकार है वो आता है अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत आएगा, ठीक है, निजता का अधिकार।
वो आ जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। तो इसके अलावा आपको अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 16वां। मौलिक अधिकारों के हनन पर व्यक्ति किस अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? यह प्रश्न मैंने पहले भी कराया है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको करवाना ही पड़ता है 2-3 बार, ताकि आप लोग इसको भूले नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये देखते हैं क्या है। मौलिक अधिकारों के हनन पर व्यक्ति किस अनुच्छेद के तहत सीधे कहाँ जा सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। और अनुच्छेद 226 के अनुसार वो जा सकता है सीधा कहाँ जा सकता है वो? हाँ, अनुच्छेद 226 के तहत वो सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अनुच्छेद 226 के तहत वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में या खान में काम पर रखने या नियोजित करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद रोकता है कि 14 वर्ष से छोटा अगर कोई बच्चा है, 14 साल से अगर छोटा बच्चा है, तो उसको किसी भी कारखाने में या खान में काम करने पर नहीं लगाया जा सकता। कि कौन सा अनुच्छेद उसको रोकता है? अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25 या 26। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो देखते हैं, आइए। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 24, अनुच्छेद 24। आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक तीसरा जो हमारे पास अधिकार, मौलिक अधिकार होता है, वो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण अगर कोई कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपके पास अधिकार है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं, 23वां अनुच्छेद और 24 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? वो कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। और जो मनुष्यों का वो होता है, व्यापार होता है, महिलाओं को बेचते हैं लोग, या लड़कियों को बेच दिया जाता है, वो इसके तहत प्रोहिबिटेड है, यानी इस पर निषेध है, रोक लगी हुई। और 24वां आपको मैंने बताया कि कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों का खान और कारखानों में नियोजन नहीं किया जा सकता, उनको लगाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, माँ बाप को भी और उनको भी जो लगाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी अगर कोई व्यक्ति है तो उसको किस अनुच्छेद के तहत उसकी संपत्ति को जो है संरक्षण प्राप्त है, तब तक कि जब तक कि कानून ऐसा ना करे कि उसकी संपत्ति छीन ली जाए, यानी कोई ऐसा काम ना किया हो उसने कि उसके कुर्की करना पड़े या ऐसा। तो इस किस अनुच्छेद के तहत ये बात है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 30(1), अनुच्छेद 31(1), अनुच्छेद 16(2) या अनुच्छेद 29(2)। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। 30(1) हो जाएगा या फिर 31(1)? इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जबकि 16 है अनुच्छेद, उसमें तो मैंने आपको बताया है कि उसमें क्या कहा गया है। 16 अनुच्छेद में अलग बातें कही गई हैं, जबकि इसका आंसर जो होगा वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 31(1). ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 31(1). ठीक है, और इसके अलावा जो है 31(1) ही इसका आंसर होगा। ठीक है,
और इसके अलावा जो है आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 16 और 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न इससे विभेद किया जाएगा। वही चीज़ें कि इनके किसी के आधार पे किसी के साथ कोई भेद नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, इस प्रश्न को आप लोग कर लेंगे क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। इससे आप लोग समझिएगा, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उसका रक्षक और संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को या उच्चतम न्यायालय को। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। 19वां प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मुख्यतः किस अनुच्छेद में प्राप्त है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद से प्राप्त है। वो अनुच्छेद है 32 से लेकर 35 तक। लेकिन उस मुख्यतः किस में बात है, अनुच्छेद 32 में इसके बारे में बात की गई है कि संवैधानिक अधिकार जो उसके उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत उसको प्राप्त है। ठीक है। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, जो संसद है उसको मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ है, किस वाद के तहत प्राप्त हुआ है। केशवानंद भारती वाद के तहत, गोलकनाथ विवाद के तहत, एस.आर. बोम्बई वाद के तहत, या इनमें से कोई नहीं। तो यानी जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, उनको कम या ज़्यादा कर सकती है। ये किस वाद में ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो ये जो है ए, अर्थात केशवानंद भारती वाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में ये चीज़ें सामने आई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा 21वां प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के जो सिद्धांत दिया कि संविधान के, कहता है सुप्रीम कोर्ट कि संविधान के जो मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और मूल ढांचे में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था हो गई, इसके अलावा लोकतंत्र हो गया, इसके अलावा भारत कैसा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो इन सब जो चीज़ें हैं इनमें इनके जो ढांचा है, मेन ढांचा संविधान का, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात कब आई, ये बात भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही सामने आई थी। ठीक है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कही थी कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मूल ढांचे के जो सिद्धांत दिया था वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही दिया था। ठीक है। तो अगला देखते हैं 22वां प्रश्न। संपत्ति के मूल अधिकार को किस, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मूल अधिकार कितने थे, पहले 7 थे, अभी कितने हैं, 6 हैं। तो इसमें कह रहा है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। मैंने इसका भी उत्तर भी आपको लोगों को बता दिया था, अगर आपको याद है तो दे दीजिए। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 1978 में ए इसका आंसर हो, मूल अधिकार जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अभी हमारे पास 6 मूल अधिकार बाकी हैं। 23वां क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, जब अगर मूल अधिकार से हटा दी गया तो संपत्ति का अधिकार क्या है। संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब अगर वो संविधान में रहता तब वो संवैधानिक अधिकार होता, अब तो संविधान से हटा दिए गए हैं उसको, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। जब संविधान वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो अब केवल और केवल क्या है, बी अर्थात कानूनी अधिकार बचा है, संवैधानिक अधिकार के रूप में उसको पहले 1978 में हटा दिया गया। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यानी लीगल राइट है, लीगल राइट है। ठीक है। अगला देखते हैं 24वां प्रश्न। वह मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, वह मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं। ठीक है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी राइट टू अनटचेबिलिटी। ठीक है।
सॉरी, भेदभाव, हाँ यस, भेदभाव नहीं किसी प्रकार का होगा अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत। चुनाव लड़ने का अधिकार भारत के नागरिकों को है और भारत के नागरिकों को ही है, इसलिए ये भी सही है। ए, बी और सी तीनों सही है। चौथा देख लेते हैं क्या है। व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 4 सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। यदि कोई फ्रांस का नागरिक भारत आए तो वो अगर भारत में व्यापार और व्यवसाय करना चाहे और भारत सरकार अगर नहीं चाहती तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त, मौलिक अधिकार किसी उसी देश के नागरिक को प्राप्त होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। हाँ, लेकिन जीवन से संबंधित जो सुरक्षा है वो उसको प्राप्त हो सकती है। अगला देखते हैं, 25वां और अंतिम प्रश्न है आज का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में क्या बात कही गई है? प्रयुक्त शब्द, कौन सा शब्द? हिंदू शब्द कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? जैन नहीं शामिल, बौद्ध नहीं शामिल, सिख नहीं शामिल या पारसी नहीं शामिल। तो जो हिंदू शब्द है अनुच्छेद 25 में, उसमें हिंदू शब्द की थोड़ी सी व्याख्या की गई है और उसमें लिखा गया है कि हिंदू कौन होंगे, यानी जो हिंदू तो होंगे ही, जो हिंदू लोग हैं वो तो हिंदू होंगे ही, उसके अलावा जैन, बौद्ध और सिख लोग भी हिंदू ही होंगे। और जब भी कोई हिंदू की बात आएगी या कुछ भी ऐसा, तो इनको भी हिंदू ही माना जाएगा। जबकि पारसी जो है ईरानी थे, ईरानी लोग हैं, ईरान। एक्चुअली पारस, पहले फारस शब्द एक आपने सुना होगा, फारस, तो ये पारसी लोग फारस के हैं, यानी ईरान के हैं। ठीक है, मूल रूप से जब वहाँ ईरानी क्रांति हुई और उससे पहले जब वहाँ मुसलमान सत्ता में आए, मुसलमान पूरा ईरान बन गया, तो वहाँ से बहुत सारे ईरानी भागकर भारत आ गए। ठीक है, उन्हीं भारत भागकर आए हुए ईरानियों में रतन टाटा वगैरह लोग हैं। तो ये लोग बहुत ही अच्छे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यानी इन लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। दूसरा, व्यापार करने की क्षमता बहुत अच्छी है इन लोगों की, व्यापार बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं लोग। तो ये सारे के सारे पारसी लोग काफ़ी संपन्न हैं। भारत में जितने भी हैं बहुत कम हैं, लेकिन बहुत संपन्न हैं और बहुत भारत के उत्थान के लिए, भारत के आगे ले जाने में बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं पारसी लोग। ठीक है, लेकिन हिंदू शब्द जो है उसमें शामिल कौन कौन होंगे? ये तीनों शामिल होंगे, पारसी शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। 25 प्रश्नों का संग्रह था। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो फैले और लोगों को इसका फ़ायदा हो। इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो हैं आपको, जो आप जिन प्रश्नों का लाभ ले रहे हैं वो प्रश्न सभी तक पहुँचे और सब पढ़ने वाले बच्चे उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, पढ़ सकें। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।